हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनीता। वेलकम टू G&R कॉलेज फ्रॉम बुलंदशहर। मैं आपको एजुकेशन का पेपर पढ़ा रही हूँ और एजुकेशन के पेपर में हमने अपनी 5th यूनिट कंप्लीट कर ली हैं और आज हम इसी फ्लो में अपनी 6th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने 5th यूनिट में पढ़ा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होती है और हम अपनी 6th यूनिट में पढ़ेंगे कि प्राथमिक शिक्षा क्या होती है। यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बाद की जो शिक्षा होती है वो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है और प्राथमिक शिक्षा का क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या पृष्ठभूमि रही है और वर्तमान में अगर हम कंपेयर करें तो प्राथमिक शिक्षा का जो विकास है वो कैसे कैसे हुआ, तो उस सब चीज़ पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का जो अर्थ है। प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो प्रारंभिक या मुख्य अगर रूप में देखें तो मुख्य शिक्षा का अर्थ होता है प्रारंभिक शिक्षा या मुख्य शिक्षा। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शिक्षा को बालक की नींव माना जाता है और इसी नींव के आधार पर बच्चा आगे वाली शिक्षा को प्राप्त करता है। भारत में अगर हम देखें जो हमारी प्राथमिक शिक्षा का जो विकास है उसको हमने दो भागों में बांटा गया है कि भारत में, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत क्या है, पहले मुगलों के शासन में रहा, फिर ब्रिटिश अंग्रेजों ने बहुत शासन किया, तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड थी और कहीं ना कहीं शिक्षा का जो विकास हुआ वो भी उन्हीं के आधार पर हुआ, उनके रूल रेगुलेशन के आधार पर। तो ब्रिटिश काल में प्रारंभिक शिक्षा और स्वतंत्र भारत में जो प्रारंभिक शिक्षा थी उनको देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश काल में जो प्रारंभिक शिक्षा थी 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत की शिक्षा से संबंधित अपनी नीतियों का निर्धारण किया और 1854 में वुड घोषणा पत्र के आधार पर सभी राज्यों में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए और इन विभागों में प्रारंभिक शिक्षा का विकास का उत्तरदायित्व सौंपा। इसमें साथ में ही जो हमारी जो शिक्षा रही 1857 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी और भारतीय शासन में संपूर्ण सत्ता किसकी हो गई थी, ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई थी। साथ में ही 1882 में भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा की स्थिति के संबंध में अपने सुझाव देने के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की और हंटर कमीशन के आने से शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ था हमारी प्राथमिक शिक्षा में। ऐसे ही धीरे धीरे आगे हमारी जो विकास है प्राइमरी शिक्षा का वो लगातार बढ़ता गया। तो इसी फ्लो में 1904 में जो शिक्षा नीति के उपरांत प्राथमिक शिक्षा का विकास होना प्रारंभ हुआ, जो एक धीमी गति एक रफ्तार पकड़ी, वो हमारी 1904 में हमारी प्रारंभिक शिक्षा का विकास होना प्रारंभ हुआ। साथ में 1905 में अखिल भारतीय कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ तथा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की मांग की गई। यानी कि अभी तक हमारी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो अनिवार्य नहीं थी, तो उसमें एक ये प्रस्ताव रखा गया कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है उसको हम अनिवार्य बनाएं। जैसे आज आप वर्तमान में देखते हो कि हमारी प्राथमिक शिक्षा क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और अनिवार्य शिक्षा है। ये हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपनी प्राइमरी शिक्षा को ले सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के बाद हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये भी आई कि भाई अभी तक हमारे पास जो रूल रेगुलेशन थे वो सब ब्रिटिश सरकार के रूल रेगुलेशन थे। अब हम स्वतंत्र हो गए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अकॉर्डिंग हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, हमारी शासन व्यवस्थाएं हों। तो 1947 तक जो प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अगर हम भारत में देखें तो बालकों के लिए 229 नगरों में 10,017 गाँवों में तथा बालिकाओं के लिए 10 नगरों में तथा 1,404 गाँवों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जा चुकी थी। इसी फ्लो में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारतीय संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की घोषणा कर दी गई। अब प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य था कि वो अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से सुचारू रखे। साथ में राज्य संविधान को क्रियान्वित किया गया कि 10 वर्ष के अंदर भारत में समस्त बालकों जब तक वो 14 वर्ष तक की आयु पूर्ण ना कर लेगा तब तक उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यानी कि राज्य के लिए एक घोषणा थी कि कहीं ना कहीं वो अपने राज्य में जितने भी बालक हैं 6 से 14 वर्ष तक के, उनको एक प्रॉपर शिक्षा की व्यवस्थाएं करें। साथ में वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में जो शैक्षिक सत्र अगर हम बात करें 2019 और 2020 में स्कूलों की संख्या लगभग देखें तो 14 लाख है और विद्यार्थियों की संख्या 15 करोड़ है। इसमें छात्राओं की संख्या
7 करोड़ है और 6 से 14 वर्ष की आयु वाली जो जनसंख्या है 99.3% लड़के और 98.1% लड़कियां हैं। नामांकन का प्रतिशत हम देखें तो 95% हमारे यहाँ नामांकन है। यानी कि अगर हम देखें कि आज हमारे जो हमने अभी इसका जो पृष्ठभूमि थी और उससे आज हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं हमने अपनी प्राथमिक शिक्षा में बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है और यही रीज़न है कि आज हम 95% इनरोल बच्चों के साथ अपनी प्राइमरी शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे सामने प्राइमरी शिक्षा में सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं अपव्यय और अवरोधन की समस्याएं। तो अपव्यय को जान लेते हैं। सबसे पहले अपव्यय एक ऐसी समस्या है कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय को देखा जाए तो जो बालक होते हैं वो किसी न किसी कारण से क्या करते हैं, राज्यों पे अधिक धन खर्च होता है और इस धन का सही उपयोग नहीं हो पाता है और कई कारण से क्या होता है, बच्चा क्या करता है, प्राथमिक शिक्षा को छोड़ देता है और बीच में ही कहीं ना कहीं वो अपनी शिक्षा से क्या हो जाता है, अधूरा रह जाता है, शिक्षा को पूरी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसके कई सारे रीज़न हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी संस्थाओं में क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम अपव्यय के कारण देख लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में देखें तो सबसे पहला है अयोग्य और दुष्चरित्र एवं बेईमान विद्यालय प्रशासकों ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रगति की आशा नहीं की जा सकती। यानी कि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं वो क्या है, भ्रष्ट है, बेईमान है, अयोग्य है और यही रीज़न है कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपव्यय की समस्या से जूझ रहे हैं। लगातार हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यही रीज़न है कहीं ना कहीं बच्चे अपनी पढ़ाई को पीछे छोड़ देते हैं। शैक्षिक व्यवस्थाएं साथ में, जैसे अभी हमने देखा कि प्रशासनिक कारण दूसरा हमारा कारण है, शैक्षिक व्यवस्थाएं भी दूषित होने के कारण कहीं ना कहीं बालक को ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो रटाई जाती हैं और एक शैक्षिक इन्वायरमेंट या शैक्षिक व्यवस्थाएं उसे सही रूप में नहीं मिल पाती हैं और ना ही वो बालक को अपने तक जोड़े रखती हैं। तो बच्चा क्या करता है, उसे कहीं ना कहीं स्कूल से अपना नाता तोड़कर अपने घर बैठ जाता है। अभिभावकों की आर्थिक स्तर आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में लगातार हमारी जो फीस है वो लगातार बढ़ रही है और अभिभावकों का आर्थिक स्तर अगर इतना मजबूत नहीं है कि वो अच्छे स्कूलों में एजुकेशन दिलवा पाएँ तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि बच्चे कहीं ना कहीं बीच में पढ़ाई छोड़कर बैठ जाते हैं। पर्याप्त सामाजिक चेतना का अभाव, भाई एक ज़रूरी नहीं है कि हम सभी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन जब सरकार इतनी सुविधाएं हमें प्रोवाइड करा रही है तो हमारा ये फ़र्ज बनता है, हमारा ये अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना का अभाव भी है जिसके कारण हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है आज भी कुछ परसेंट ही सही लेकिन अपव्यय की समस्या से जूझ रही है। नेक्स्ट देखते हैं अवरोधन की समस्या। अवरोध का मतलब होता है कि बच्चा लगातार एक ही कक्षा में लगातार उत्तीर्ण हो रहा है, कि जैसे बच्चा 4th में फेल हो गया, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया या 3 बार हो गया। तो इस तरह की समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हटांग जो समिति थी उसने बताया था कि बालक एक कक्षा में 1 से अधिक बार अगर रुक जाता है तो ये एक अवरोधन की समस्या है कि बच्चे में एक ऐसा अवरोध आ गया कि वो आगे बढ़ने का जो कारण है वो क्या कारण है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुपयुक्त विद्यालयी व्यवस्था, कि कहीं ना कहीं बालक फेल हो रहा है। सारी गलती बालक की तो नहीं है लेकिन हो सकता है विद्यालय का जो वातावरण है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट बच्चे को नहीं मिल रहा हो, एक उचित स्थान पर ना हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, आपको पता ही है कि हमारी जो परीक्षा प्रणाली है वो व्यवहारिक कम होकर दोषपूर्ण है, यानी कि रट्टाफिकेशन पर ज़्यादा ध्यान देती है और कहीं ना कहीं बच्चे की जो कॉन्सेप्चुअल कंटेंट होते हैं उस पर ध्यान न देकर उसको जो रट लेता है उसी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी कि एक रट्टू तोते की तरह बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना हो। तो कहीं ना कहीं हमारी जो परीक्षा प्रणाली है वो भी दोषपूर्ण है, यानी कि शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। साथ में हमारा जो पाठ्यक्रम है वो भी दोषपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें 9th और 11th के बाद ही कहीं ना कहीं बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पढ़ पाते हैं या ले पाते हैं। उससे पहले जो पाठ्यक्रम है वो कम्प्लीटली कंपलसरी होता है और कई बार बच्चे का किसी सब्जेक्ट में मन नहीं होता है, किसी में रुचि नहीं होती है, तो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पूर्ण रूप से अमनोवैज्ञानिक है, अरुचिकर है
अनुपयोगी है और कई बार अव्यवहारिक भी महसूस होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि बच्चों को पढ़ाए तो जा रहे हैं लेकिन वो व्यवहारिक जीवन में उन सब्जेक्टों को कनेक्ट नहीं कर पाता है। दोषपूर्ण शैक्षिक व्यवस्थाएं, जिस संस्थान में वो जा रहा है हो सकता है बहुत सारी दोषपूर्ण शैक्षिक व्यवस्थाएं, टीचर अच्छे ना हो या कंटेंट अच्छा ना हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। और आगे हम इसी फ्लो में देखें तो हमारी जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा को अगर हम देखें कि बच्चे ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा ले ली, प्राथमिक शिक्षा ले ली, अब आते हैं हम माध्यमिक शिक्षा पे। तो माध्यमिक शिक्षा में अगर हम देखें तो हमारी 1 से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा में भी आपने इसे भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 1 to 5 प्राइमरी और 6 to 8 अपर प्राइमरी कैलकुलेट करते हैं इसे। साथ में 9th क्लास और 10th क्लास को निम्न माध्यमिक शिक्षा कहते हैं और 11th और 12th की जो कक्षाएं होती हैं हम उसे उच्च माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। तो हमारे जो 1982 में संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी सन 1986 वाली, उसमें 11वीं 12वीं की जो शिक्षा को स्कूल शिक्षा के क्रम में समाहित करने का एक प्रयास करने का एक संकल्प लिया गया और यह स्पष्ट किया गया कि 9th कक्षा से 12वीं कक्षा तक चलने वाली माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति पर होता है तथा उच्च शिक्षा से पूर्व यह समाप्त हो जाती है। शिक्षा आयोग, इसे कोठारी आयोग भी कहते हैं, शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964-66 में ये माध्यमिक शिक्षा को इसने 2 भागों में विभाजित किया, निम्न माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा, जिसे हम ऊपर अभी डिस्क्राइब कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारी माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो क्या क्या रहे 1986 जो हमारी पॉलिसी आई थी एजुकेशन पॉलिसी, तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें कम हैं। तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट उद्देश्य रखा व्यावसायिक कुशलता का विकास, यानी कि शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा से संबंधित विशेष विषयों का समावेश किया जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो माध्यमिक शिक्षा लेने के बाद भी, कई बार ऐसा नहीं होता है कि माध्यमिक शिक्षा लेने के बाद बच्चा हायर एजुकेशन की शिक्षा ले, तो माध्यमिक शिक्षा के बाद वो अपने रोजगार के लिए इतना कैपेबल ही ना हो कि वो कुछ कर ले। तो इसीलिए हमारे माध्यमिक लेवल पर ही ऐसे विषयों का और ऐसे औद्योगिक शिक्षा का समावेश किया जाए कि बच्चा आगे चलकर अपना जीविकोपार्जन आसानी से कर सके। दूसरा, नेतृत्व योग्यता का विकास, यानी कि बच्चे में कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो कहीं ना कहीं हर बच्चे में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी डेवलप हो जिससे हम अपने बालक को समाज में उपयोग कर सकें। साथ में उसमें नेतृत्व की क्वालिटी यानी कि लीडरशिप की जो योग्यता है वो बच्चे में जनरेट की जाए, वो डेवलप की जाए कि कैसे एक लीडरशिप का काम किया जा सकता है। साथ में जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, क्योंकि भारत, मैंने पहले भी बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से संचालित एक देश है जिसमें लोग क्या होते हैं, प्रेम, सौंदर्य, अनुशासन, इसकी भावना का विकास करना माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए ताकि बच्चा समाज में अपने आप का विकास पूर्ण रूप से या अपनी पर्सनैलिटी का विकास कर सके। साथ में विद्यार्थी की व्यक्तित्व का विकास की अगर हम बात करें, क्योंकि बालक केवल किसी परफेक्ट एक क्षेत्र में अगर वो अपने एक क्षेत्र को विकसित कर लेता है तो हम उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी नहीं कह सकते हैं। इसीलिए बच्चों की जो रचनात्मक शक्तियां हैं उनको कैसे विकसित किया जाए और कैसे हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रोवाइड कराएं जिससे वो अपनी रचनात्मक शक्तियों का विकास कर सकें, और साथ ही साथ उन्हें उनकी संस्कृति से अवगत कराया जाए जिससे वो अपनी प्राचीन संस्कृति के महत्व को भी ध्यान में रखें। साथ में इसमें जो महत्व माध्यमिक शिक्षा का जो महत्व था वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो हम देखें कि हमारी जो माध्यमिक शिक्षा है वो एक ऐसी कड़ी है जो प्राथमिक शिक्षा को और उच्च दोनों प्रकार की शिक्षा को जोड़ती है, तो इसे एक कड़ी के रूप में काम करती है। इसी के बाद यहीं से उनके व्यवसाय और नौकरी की तैयारी की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि 10th के बाद ही हम 10th या 12th में अपने सब्जेक्ट चॉइस करते हैं कि किसी को साइंस में जाना है, किसी को आर्ट्स में जाना है, किसी को कॉमर्स में जाना है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम अपने व्यवसाय का जो आरंभ है वो भी अपनी माध्यमिक शिक्षा से कर देते हैं। माध्यमिक शिक्षा समाज और राष्ट्र के लिए अति महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व का विकास करती है। साथ में छात्र छात्राओं को जीवन जीने के लिए
एक कला भी सीखने का प्रयास इस शिक्षा में हमें मिलता है। साथ में सामाजिक और सामुदायिक तक विकास भी हमारी माध्यमिक शिक्षा की एक महत्वपूर्ण योग्यता रही है। साथ में अगर हम देखें कि माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं जैसे हमारी प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में रही, ऐसी ही हमारी माध्यमिक शिक्षा में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि आप देखिए कि हमारी लगातार जो शिक्षा है वो लगातार हमारी जो पॉलिसी है या रूल रेगुलेशन है बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं आती हैं उनके समाधान के लिए कोई ना कोई कदम उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम समस्या में देखें कि माध्यमिक विद्यालयों का जो प्रबंध था वो अनेक प्रकार से माध्यमिक विद्यालय चल रहे थे। जैसे अगर हम देखें राजकीय माध्यमिक विद्यालय, निकाय समिति माध्यमिक विद्यालय, स्वयं संचालित माध्यमिक विद्यालय। तो स्वयं संचालित माध्यमिक विद्यालय या निजी माध्यमिक विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक है। और आपने देखा होगा कि हमारे माध्यमिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर तो हमारे हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर अगर हम देखें तो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में एक लड़कियों के लिए और एक लड़कों के लिए केवल 2 ही विद्यालय होते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की संख्या इतनी अधिक होती है। तो कहीं ना कहीं जो निजी विद्यालय हैं वो बहुत अधिक हैं माध्यमिक स्तर पर, और माध्यमिक स्तर का जो भार है सरकार अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है। इसका रीज़न ये भी है। दूसरा हम देखें सामुदायिक जीवन का अभाव। विद्यालयों में सामाजिक कार्यों का कहीं ना कहीं अभाव पाया जाता है। बच्चों को सामाजिक कार्यों में लिप्त नहीं किया जाता है, यानी कि इंगेज नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक संपर्क या सामूहिक भावना का विकास बच्चों में नहीं हो पाता है। साथ में अवांछनीय विद्यालयों में वृद्धि लगातार, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा में लगातार हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो संख्या में इतने अधिक हैं कि वो स्वार्थ पूर्ति के साधन हो गए, यानी कि शिक्षा का एक व्यवसाय बना लिया है शिक्षा देने के लिए। और इसी कारण वो क्या करते हैं, अध्यापकों को कम वेतन देते हैं और छात्रों से जो शुल्क लिया जाता है वो बहुत अधिक लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी माध्यमिक शिक्षा की सबसे बड़ी कमी ये भी है कि भैया प्राइवेट जो कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। छात्रों में व्यापक अनुशासनहीनता लगातार छात्रों में बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि आज छात्रों में अनुशासनहीनता लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कई सारे रीज़न हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आती है कि आप 10th तक या 8th तक बच्चे को फेल ही नहीं कर सकते। बच्चा फेल होता मतलब उसकी कैचिंग पावर उतनी नहीं है या लर्निंग पावर स्ट्रेंथ उसकी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे आगे 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 बढ़ाते आ रहे हैं। तो बच्चे में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अनुशासनहीनता को पनपने देती हैं, बढ़ावा दे रही हैं। दूसरा हम देखें पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता, यानी कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो एक मार्गीय ना होकर विद्यार्थियों को चहुमार्गीय विकास का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी कि हमारा जो पाठ्यक्रम है पर्टिकुलर एक क्षेत्र में ना होकर बहुचहुमुखी विकास, कि बच्चे किसी भी क्षेत्र में अपना विकास कर सकें। अपव्यय और अवरोधन की समस्या, जैसे हमारे प्राइमरी व अपर प्राइमरी में वैसे ही हमारी माध्यमिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों की, इन समस्याओं से, अपव्यय और अवरोधन की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, केवल स्मृति परीक्षण किया जाता है। आपको पहले भी पता है कि व्यवहारिक चीज़ों पर कम ध्यान दिया जाता है, कहीं ना कहीं रट्टाफिकेशन पर या स्मृति परीक्षणों पर अधिक फोकस किया जाता है। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि परीक्षा प्रणाली भी हमारी दोषपूर्ण है। व्यावसायीकरण का अभाव है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा में आज भी प्रस्ताव तो कई पारित हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो व्यावसायीकरण का अभाव है कि बच्चे माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनमें कोई ऐसी क्वालिटी जनरेट नहीं हो पाती है जिससे वो अपना आगे चलकर जीविकोपार्जन कर सकें। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। यहाँ हमारी 6 यूनिट कंप्लीट होती है। आगे हम देखेंगे हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा क्या होती है। उम्मीद करती हूँ आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए थैंक यू।